आज मैं आपको राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ये एसएसटी का चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट में पढ़ा रही हूँ। यहाँ राष्ट्रकूट के बारे में हम बात करेंगे। तो राष्ट्रकूट देखिए, यहाँ पे राष्ट्रकूट जो थे वो जो प्रांत था उनका महाराष्ट्र प्रांत होता था। और ये आपका जो समय था ये 8th सेंचुरी से 10th सेंचुरी के बीच की बात हो रही है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चालुक्यों को हरा के, दक्कन के चालुक्यों को हरा के, जो कि बादामी के कैव राजा थे, उन्हें हरा के ये पावर में आते हैं। और क्या उसके बाद वहाँ पे चालुक्य के हारने डिक्लाइन होने के बाद राष्ट्रकूट जो होते हैं वो पावर में आते हैं। और मेडिवल पीरियड में वहीं से इनका नाम शुरू होता है। और राष्ट्रकूट की जो थी वो फर्स्ट जो पाए जाते हैं, जो सबसे पहले जो इनकी जो प्रेजेंटी देखी जाती है वो गैंगेटिक प्लेन के नॉर्थ में ये देखे जाते हैं, जो कि वहाँ पे कॉन्टेस्टेड देयर माइट अगेंस्ट। ये जो क्या थे, नॉर्थ प्लेन में पहले वो फाइट करते हैं बंगाल के पाल से और गुजरात के प्रतिहारों से युद्ध करते। युद्ध में जीतने के बाद राष्ट्रकूट जो है आपके यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया में अपनी नॉर्थ इंडिया में पेनिनसुला इंडिया में अपने राज्य की स्थापना करते हैं। और यहाँ पे बात आगे है कि राष्ट्रकूट जो थे आपके पेनिनसुला इंडिया में, उनका जो स्टाइल था, जो वो कला जो अपनाते थे, जो भवन निर्माण कला का जो स्टाइल था वो द्रविडियन स्टाइल का होता था। और उस समय आपके राष्ट्रकूटों के समय जो द्रविडियन स्टाइल था अपने चरम सीमा पे पहुंचा हुआ था। इसके जो कुछ फाइनेस्ट एग्जाम्पल जो हैं, इसके जो खास उदाहरण देखे जाते हैं वो हम देख सकते हैं एलोरा और एलिफेंटा कैव, जो कि महाराष्ट्र में है, आप सभी को पता है। और ये महाराष्ट्र, ये इनके बहुत ही खास उदाहरण है। एक और टेम्पल है जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो कर्नाटका में है, ये भी यहाँ पे देखा जाता है। ये इनके खास एग्जाम्पल है। आज के प्रेजेंट टाइम में हमारे यूनेस्को ने इन दोनों एलोरा, एलिफेंटा और काशी विश्वनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका वर्णन किया गया है। और राष्ट्रकूट की जो ट्रेडिशनल, जो कल्चरल ट्रेडिशनल जो होता था, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, वो कर्नाटका से बिलोंग करती थी। और उनकी जो भाषा थी, जो मातृभाषा, वो राष्ट्रकूट के क्षेत्र में जो बोला जाता था वो कन्नड़ था। और वहाँ की जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो सारे कन्नड़ लैंग्वेज में मिले हैं। वहाँ राष्ट्रकूट के फेमस राजा जो थे अमोघ वर्षा थे। अमोघ वर्षा के बाद जो फेमस राजा हुए वो थे आपके गोविंद III। और गोविंद III बहुत ही ज़्यादा प्रेमी थे साहित्य के। उन्होंने खुद एक किताब लिखी थी, खुद एक और लेखक थे जिन्होंने कवि राजमार्ग नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अर्लीस्ट वहाँ पे जितनी भी जो कविताएं लिखी गई थी वो सारे कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। 9th सेंचुरी में देखा जाता है कुछ आपके कुछ खास कवि होते हैं 9th सेंचुरी में, जो कन्नड़ भाषा के अच्छे कवि के नाम से जाने जाते थे। इनका नाम था विजय पोन्ना एंड आदि कवि पंपा। ये 2 फेमस कवि थे हमारे आपके कर्नाटका के। और इसके बाद यहाँ राष्ट्रकूटों ने बहुत सारा योगदान दिया था आपके आर्ट और आर्किटेक्चर में। और यहाँ पे इनका जो सबसे प्रभावित वहाँ पे जो कला देखी जाती वो आपका रॉक कट शेरिंग, जो एलोरा और एलिफेंटा कैव्स के हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। अब आपको पढ़ना है त्रिपाठी स्ट्रगल, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ये जो त्रिपाठी स्ट्रगल था, ये एक तरह से हमारी गवाही देता है हमारे एंशिएंट पीरियड की, जिसमें बताया जाता है लगातार 2 सालों तक ये लगातार स्ट्रगल चलता रहता है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। और वो भी कन्नौज को लेने के लिए सभी चाहते थे कन्नौज को हम अपने अंडर में कर लें। और ये युद्ध चलता था 780 CE से 910 CE तक। और इसलिए इसमें 3 राज्य आपस में लड़ रहे थे, 3 साम्राज्य के राजा लड़ रहे थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था त्रिपाठी स्ट्रगल। कन्नौज जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉस्पेरियस सिटी था उस समय, क्योंकि क्या था, इसकी जो लोकेशन थी कन्नौज की वो बहुत ही अच्छी जगह पे थी। यानी क्या, कन्नौज जो था गंगेटिक वैली में, आपका गंगेटिक वैली से पूरा वो सटा हुआ था। इसलिए क्या था, जो कन्नौज पे अपना कैप्चर करता वो पूरे गंगेटिक वैली का राजा बन जाता। इसलिए क्या था, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा अटैक कर रहे थे
कन्नौज हमारे कैप्चर में हो जाए। और इस पे इस लिखा जाता है कि उस समय की जो गंगेटिक वैली की जो सॉइल थी वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल थी और वहाँ पे पानी की ट्रेड के साधन भी वहाँ उपलब्ध थे, इसलिए वहाँ सब चाहते थे कि कन्नौज में मेरा कब्जा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे पाल वंश के जो राजा थे धर्मपाल, उन्होंने पहले कन्नौज पे अपना शासन किया। उसके बाद उन्होंने प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को हरा दिया और फिर क्या किया, वो खुद भी किससे हार गए, राष्ट्रकूट के राजा ध्रुव से हार गए कन्नौज में। यानी कन्नौज को उन्होंने सबसे अंत में कन्नौज पे जो आपके कैप्चर करते थे वो थे राष्ट्रकूट। सबसे पहले किया था आपके पालों ने, फिर प्रतिहार ने, फिर राष्ट्रकूट ने किया। और किंग राजा ध्रुव जो सबसे लास्ट राजा हुए थे आपके इसमें। और राजा भोज के बारे में हो रही है, तो राजा भोज ने पहले आपके प्रतिहार राजा वत्सराज को हराया था, फिर उन्होंने कन्नौज पे अपना अपनी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उन्होंने प्रतिहार राजा जो थे राष्ट्रकूटों से हार गए, जो आपने पहले देखा था कि पहले पाल आते हैं, फिर प्रतिहार आते हैं, फिर अंत में राष्ट्रकूट आते हैं। इस तरह से क्या था, ये तीनों साम्राज्यों ने क्या किया, उस पे अपने कैप्चर को करना चाहा। अब देखिए आगे आपको पढ़ना एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन पढ़ना है। आपके मेडिवल पीरियड में शासन की जो व्यवस्था होती थी वो क्या था, बहुत ही पावरफुल होता था। उस समय के राजा जो थे बहुत ही अपने पोजीशन में को बहुत पावरफुल, यानी उस समय राजा का जो पोजीशन था बहुत पावरफुल माना जाता था और राजा ही कमांडर चीफ होते थे। उनके अंडर में सारी सेना निगरानी में रहती थी और उसके जो जितने भी ऑफिस वगैरह होते थे वो हेरिडेटरी होते थे, माने वंशानुक्रम होते थे, यानी राजा का लड़का फिर राजा होता था। इस तरह से वो चलता रहता था। और देखिए जो वहाँ का राजा सबसे जो बड़ा पुत्र होता था वही उनके बाद गद्दी पे बैठता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे क्या राजा की जो स्थिति है, पोजीशन, वो कमजोर होती चली गई। देखिए वहाँ पे सबसे जो मेन जो आपका सोर्स था वो रेवेन्यू होता था। वहाँ के जो राजा होते थे आपके लैंड ट्रेड और क्राफ्ट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, यही उनका मेन सोर्स होता था, आपको कमाई का जरिया होता था। और जो रेवेन्यू वो खर्च करते थे आपके रॉयल हाउस होल्डर्स पे, शाही घरानों पे, वार्स यानी युद्ध करने में, शासन करने में, और क्या था, ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमिनिटीज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी क्या था, वो आपकी जो आम जनता होती थी उनकी सुख सुविधाओं के लिए तालाब खुदवाना, नहर खुदवाना, सड़क बनाना, इस तरह की चीजों पे वो पैसों को खर्च करते थे। और सबसे ज्यादा जो बर्डन आता था टैक्स का, वो बर्डन आता था कि सबसे ज्यादा जो आता वो आता था पीसेंट यानी फार्मर्स पे आता था, स्मॉल आर्टिसंस पे आता, क्राफ्टमैन पे, ये उनको ज्यादा बर्डन लेना पड़ता था रेवेन्यू का। उसके बाद देखिए यहाँ पे वहाँ की जो आम जो लॉयल्टी होती थी, वहाँ के जो ऑफिशियल जो होते उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे ब्राह्मण, यानी ब्राह्मणों का समाज में बहुत ज्यादा हाई पोजीशन होती थी। और वो जो भी सलाह देते थे, यानी कभी कभी क्या होता, राजा क्या करते थे, उन्हें अपने उनकी बातों से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ जमीन ग्रांट में देते थे, उन्हें तोहफे के रूप में देते थे। और ऐसे ब्राह्मण जो कि जमीन को तोहफे में प्राप्त करते थे वो क्या थे आपके वो भोगपति कहलाते थे। वो राजा के अंडर में वो देख रेख में रहते थे। और ये क्या थे, इस तरह से उनकी जो उनकी सैलरी होती थी, उनके सैलरी की जगह पे उन्हें जमीन देते थे और उस लैंड से वो जितना भी अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो अपने पास रखते थे। और जब कभी भी युद्ध वगैरह होता था, कभी युद्ध होता था तो राजा को वो अपनी मिलिट्री की सेवा प्रदान करते थे। इस तरह से आपके यहाँ पे रेवेन्यू होते थे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम भोगपति के अलावा वहाँ पे कुछ और भी जो छोटे छोटे राजा होते, यानी ऐसे राजा जो राजाओं से हार जाते थे और राजा उन्हें फिर से उनका जो प्रांत उन्हें वापस करते थे, ऐसे हारे हुए राजा को वो सामंत कहते थे। और वो सामंत क्या करते थे, वो भी जो आपके बैटल फील्ड में जो हार जाते थे उनके जो प्रांतों को वो फिर उन्हें वापस कर देते थे। वो भी एक फिक्स्ड ट्रिब्यूट के रूप में, एक फिक्स्ड उनके ऊपर एक फिक्स्ड रेवेन्यू लगा देते थे कि आपको इतना हर महीने मुझे पे करना होता है। ये फिक्स्ड ट्रिब्यूट को वो हर बार अपने दरबार में, वो हमेशा समय समय पे राजा तक उसे पहुंचाते थे।